हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपकी UGC नेट एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि इसमें हम यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपका जून 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर हमने पूरा डिस्कस कर लिया, सारे पॉइंट जो हमने उसमें देख लिए। तो आप जाकर प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे, सेक्शन वाइज जो है आपके वहाँ पर पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 इस प्रकार से डिवाइड कर कर वहाँ पर क्लासेस कराई गई है। तो आप जाकर चेक कर लेना। आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपका दिसंबर 2022 के लिए एग्ज़ाम हुआ था, वो आपका मार्च में एग्ज़ाम हुआ था। तो ये आपका 14 मार्च में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके आपके शिफ्ट 1 के क्वेश्चन डिस्कस कराए जा रहे हैं। इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, आप जाकर चेक कर लेना, जिसमें हमने आपके पूरे 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर 26, आज हम डिस्कस करेंगे आपका 26 क्वेश्चन। तो यहाँ पर है आपका, ये ऊपर हो गया आपका इंग्लिश में, नीचे आपका ये यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर चलते हैं आपका, एक शिक्षक एक छात्र द्वारा किसी निश्चित अवधि के लिए कार्य का संग्रहण करता है, तो इस प्रकार के संग्रहण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपका रूबिक होता है, रूबिक भी आपका इंपॉर्टेंट है, रूबिक से भी आपका इस बार भी क्वेश्चन बने। तो रूबिक जो है आपका एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते ही है, तो आपको ये भी अच्छे से अपना क्लियर करना है। इसके बाद है आपके यहाँ पर विमर्शी पत्रिका, या आप कह सकते हो जर्नल। इसके बाद आपका पोर्टफोलियो, या फिर आपका फोर्थ वृत्तांत अभिलेख। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो, क्योंकि इसमें आपके छात्रों की निश्चित अवधि के लिए जो है यहाँ पर कार्य पूरा जो है आपका यहाँ पर संग्रहण किया जाता है। एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखी जाती है, कमी से लेकर उपलब्धि तक यहाँ पर सारा डाटा जो है बच्चे का कलेक्ट किया जाता है, वो भी एक शिक्षक के द्वारा। तो इसी वजह से जो यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। रूबिक जो है आपका एक आकलन करने के लिए टूल होता है, एक आपका यंत्र है जिससे हम आकलन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका थर्ड, पोर्टफोलियो। अब चलते हैं आपका 27। इसमें आपका शिक्षार्थी एक मापक फ्लास्क के प्रयोग से किसी रसायन को सही मात्रा में माप पाएगा। तो इसके बाद है आपका एडरसन तथा क्रेथवोल के सुझावों के अनुसार उपयुक्त उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये बताना है। तो इसमें है आपका यहाँ पर विश्लेषण। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है विश्लेषण स्तर पर तथ्यात्मक ज्ञान, या फिर आपका अनुप्रयोग स्तर पर प्रक्रियात्मक ज्ञान, या फिर आपका विश्लेषण स्तर पर संकल्पात्मक ज्ञान, या फिर आपका अनुप्रयोग स्तर पर अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। तो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका थर्ड। ये विश्लेषण तो करेगा, लेकिन आपका संकल्पना भी यहाँ पर इनकी क्लियर है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो आपका फ्लक्स के प्रयोग को अच्छे से समझ पा रहा है, तभी तो यहाँ पर वो मात्रा माप पा रहा होगा। सही मात्रा यहाँ पर किस प्रकार से मापी जा रही, क्योंकि उससे उसका प्रयोग आता है। तो इसी वजह से जो आपका यहाँ पर थर्ड आ जाएगा, विश्लेषण स्तर पर संकल्पात्मक ज्ञान। ठीक है, तो आपका इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका 28 में है आपका, यहाँ पर शिक्षकों के करियर के विभिन्न चरणों और व्यावसायिक मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही क्रम का सुझाव कीजिए। तो यहाँ पर करना है आपको सही क्रम का सुझाव। तो कौन सा यहाँ पर सही दिया है, सबसे पहला ऑप्शन है कुशल शिक्षक, फिर आपका प्रमुख, या फिर आपका परगामी शिक्षक, या फिर आपका प्रवीण शिक्षक। इसके बाद आपका प्रवीण शिक्षक, या फिर आपका परगामी, या फिर कुशल, या फिर आपका प्रमुख। इसके बाद आपका परगामी शिक्षक, कुशल, प्रमुख और आपका प्रवीण शिक्षक। आगे आपका परगामी शिक्षक, प्रवीण शिक्षक, कुशल शिक्षक और आपका यहाँ पर प्रमुख शिक्षक। तो इसका जो बिल्कुल सही है आपको बताना था, यहाँ पर करियर के विभिन्न चरणों के तथा व्यवसायिक मानकों के संदर्भ के हिसाब से आपका फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले आपका बिगनर टीचर ही आते हैं, परगामी टीचर यहाँ पर सही हो जाएगा, और बाद में जो है आपके यहाँ पर लीड टीचर के रूप में काम करते हैं, प्रमुख टीचर के रूप में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या, इसी वजह से जो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इसे देखोगे ध्यान से तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही से निकाल लोगे, क्योंकि एक्सपर्ट बनने के बाद ही आप किसी की चीज़ में आप लीड रोल निभा पाते हो, यहाँ पर आप प्रमुख रोल निभा पाओगे। तो कुशल बन जाओगे, उसके बाद ही आप वहाँ पर प्रमुख बनते हो। आपने देखा होगा अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में कोई टीचर नया आता है, उसके बाद वो उन चीज़ों में प्रवीण हो जाता है, वो चीज़ें वहाँ पर सीखता है, उसके बाद वो कुशल बन जाता है, फिर लास्ट में जो उसके पदों में आपकी बढ़ोतरी कर दी जाती है। उसे जो है अगर वहाँ पर वो किसी प्रकार से कह सकते हो वहाँ पर सिर्फ मास्टर था, तो फिर उसे हेड मास्टर बना दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ताकि उसकी उपलब्धि हो सके, और वो प्रमुख वहाँ पर बनता चला जाता है जैसे ही उसे एक्सपीरियंस मिलता है। तो यही आपका बताया, शिक्षकों के करियर के विभिन्न चरण जो है इसी प्रकार से डिवाइड है। सबसे पहले आपका बिगनर आ जाएगा, तो ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे भी कट हो जाते, तो सीधा का सीधा आपका यहाँ पर फोर्थ बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर 29 में क्या दिया हुआ है आपका,
शिक्षार्थियों के ई पोर्टफोलियो, हमने पोर्टफोलियो पढ़ा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ई पोर्टफोलियो को तैयार करने के लिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर है आपका सबसे पहले MS वर्ड का, या फिर आपका फिकारा, या फिर आपका यहाँ पर है महारा, या फिर आपका फेडाना। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड। ये बिल्कुल आपसे अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो आपको आगे ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप बाकी इन सबका मीनिंग भी चेक कर लोगे, आप गूगल करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें निकल कर आ जाएगी। फिकारा क्या होता है आपका, फेडाना क्या होता है, लेकिन इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, महारा जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आपका यहाँ पर 30 पर। 30 में क्या दिया हुआ है इन्होंने आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम प्रबंध प्रणाली आपकी LMS नहीं है। क्या पूछा है, इसमें से नहीं है आपको बतानी है। तो इसमें है आपका सबसे पहले यहाँ पर अंगीरा, या फिर ब्लैक बोर्ड, या फिर आपका कैनवास, या फिर आपका स्वयं प्रभा। तो इन्होंने पूछा है कौन सी नहीं है, तो एक आपकी स्वयं प्रभा ही है, जो कि आपके अधिगम प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती। स्वयं प्रभा क्या है, इसके ऊपर आपको एक वीडियो प्रोवाइड की गई है, जिसमें हमने इसके चैनल वगैरह हर एक चीज़ जो है डिस्कस की है, तो आप जाकर चेक कर लेना। उसमें मैंने आपको बताया स्वयं प्रभा क्यों आपका स्टार्ट किया गया था, क्या सारी चीज़ें रही थी। तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपका 31, इसमें है आपका निम्नलिखित में से कौन सी वेब 2.0 उपकरण की एक विशिष्ट विशेषता है। तो ये वाले क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में भी आते हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर यूनिट, आपकी एक यूनिट है जो कि आपके यहाँ पर ICT से रिलेटेड है, एजुकेशन इन ICT, या फिर कह सकते हो ICT ऑफ एजुकेशन, इस टाइप से जो उसमें आपके दो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। जब आप यूनिट करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर है आपका 31 का जो इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका स्थिर वेब पृष्ठ, या फिर आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर आपका अंतः क्रियात्मक सोशल मीडिया, या फिर आपका ब्लॉकचेन। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका अंतः क्रियात्मक सोशल मीडिया जो है एक विशिष्ट विशेषता निभाता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो आपको आंसर बताए जा रहे हैं ये आपके UGC नेट की जो ऑफिशियल आंसर की आई थी रिवाइज होने के बाद, उसी के बेस पर जो आपको यहाँ पर आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपको इन आंसरों में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या फिर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि NT ने यही आंसर आपके बिल्कुल सही माने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं आपका 32 पर। यहाँ पर है आपका 32, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशनात्मक अभिकल्प की आवश्यक गतिविधि नहीं है। क्या पूछा है, कौन सी गतिविधि नहीं है। सबसे पहले क्या है, पंजीकरण के लिए शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों की आवश्यकता का विश्लेषण करना, अधिगम सामग्री को विकसित करना, या फिर आपका समेकित मूल्यांकन करना। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, पंजीकरण के लिए आपके शिक्षार्थियों की पहचान करना। ये कोई भी आपकी आवश्यक गतिविधि नहीं है, क्योंकि आप छात्रों के पंजीकरण कर रहे हो, आप उनके एडमिशन ले रहे हो, तो उसमें आप छात्रों की पहचान थोड़ी करोगे कि भाई ये तो अगर उस कैटेगरी में बिलोंग करता है तो ही हम लेंगे, अगर इसकी आर्थिक स्थिति सही होगी तो ही हम यहाँ पर इनका एडमिशन लेंगे। तो ऐसा नहीं करोगे, तो ये आपकी आवश्यक गतिविधि नहीं है। तो फर्स्ट जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, इसमें है आपका नेक से रिलेटेड। नेक से रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है इन्होंने, सामान्य आपका उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मूल्यांकन व प्रत्यायन की NAAC कार्यविधि किसका उदाहरण है। पहले तो आपको ये याद रखना है नेक का क्या काम होता है, जो आपकी उच्चतर शिक्षक संस्थान होते हैं उसमें मूल्यांकन करना, आपका प्रत्यायन करना, ये सारे काम जो होते हैं आपके नेक के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इसमें इन्होंने पूछा है किसका उदाहरण है, तो ये जो है आपका इसमें आपका गुणवत्ता अवशासन का ही उदाहरण है। गुणवत्ता अवशासन क्या होता है, किसी चीज़ को हम गलत ना करें, गलत ना करने के चीज़ों से हम यहाँ पर बचाएं। तो इसी प्रकार से गुणवत्ता अवशासन दिया जाता है कि कम से कम गलती हम यहाँ पर करें, और उसकी जांच पड़ताल, उसका मूल्यांकन करना, वो ही सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है गुणवत्ता अवशासन। तो आपका इसमें थर्ड जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं आपका 34, इसमें है आपका यहाँ पर आपका पॉडकास्ट से जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका H. फैलोन द्वारा सुझावित प्रशासनिक प्रक्रिया के मूल तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा POSDCORB का अंग नहीं है। क्या पूछा है, कौन सा अंग आपका नहीं है। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका कमांडिंग और आपका सहयोग ये दोनों इसके अंतर्गत नहीं आते। आप इसे यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हो, इंग्लिश में जो है ये चीज़ आपको ज़्यादा इजी पड़ेगी। तो इसमें आपका पूछा है कौन सा नहीं, आपका कोऑर्डिनेटिंग भी होता है, कंट्रोल भी होता है, आपका
यहाँ पर कमांडिंग भी होता है, तो वही सब चीज़ें दे रखी है, लेकिन यहाँ पर आपका कोऑपरेटिंग नहीं होता। सिर्फ आपका फोर्थ ऑप्शन से, इस वाले से आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि बाकी सब जो है आपके होते हैं, लेकिन आपका कोऑपरेटिंग नहीं होता। इसी वजह से जो आपका यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर आपका अब आ गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये आपका जो है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी रही है 1986 की, इसे भी आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि इस बार आपके इससे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आपके कम क्वेश्चन बने थे। 2023 की बात कर रही हूँ मैं, जून 2023 में आपके यहाँ पर 1986 से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, तो आपको इसे भी देख लेना है। चलिए इसमें देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसमें आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपका इसमें सामान्य शिक्षा परिषद के लिए किस कार्य प्रणाली की अनुशंसा की गई है। तो इन्होंने पूछा है किसकी अनुशंसा की गई है। प्रतियान की, आपका यहाँ पर एकादमिक मानक निर्धारण, या फिर आपका निधिकरण फंडिंग की, या फिर आपका विनिमय। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, एकादमिक मानक निर्धारण की यहाँ पर जो है अनुशंसा की गई थी। तो चलिए आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर 36 में दिया है आपका NABET के अंतर्गत आपका प्रतियन योजना में किसकी गुणवत्ता शामिल है। तो पूछा है किसकी गुणवत्ता यहाँ पर शामिल की जाती है। तो इसमें है आपका यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन पूर्व प्राथमिक विद्यालय की, या फिर आपका प्राथमिक विद्यालय, या फिर आपका माध्यमिक विद्यालय, या फिर आपका विद्यालय अभिशासन। तो आपका विद्यालय अभिशासन में ये सारे ही आपके विद्यालय इंक्लूड हो जाएंगे, तो इसी वजह से जो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर इसमें क्या दिया हुआ है, आपका मानवाधिकार एवं समान अवसर आयोग के अनुसार। ठीक है, आपको आयोग भी याद रखना है कौन सा है, और साथ ही साथ कौन सा आयोग यहाँ पर दिया गया है के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें निष्पक्षता की परिभाषा के रूप में नहीं देखा जाता, किसे नहीं देखा जाता। तो यहाँ पर है सबसे फर्स्ट ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन का आंसर आप निकालोगे। शारीरिक व मानसिक कार्य क्षमता में कमी, या फिर आपका शरीर के अंग का ह्रास होना, कोई स्थिति जो व्यक्ति के विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, या फिर आपका भावनात्मक तनाव होना। तो एक ही आपका यहाँ पर ऑप्शन है जो इन चीज़ों से रिलेट नहीं करता, वो है आपका भावनात्मक तनाव होना। आपका इसमें जो है फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें जो है इसके अंदर आते हैं आपके मानव अधिकार व समान अवसर आयोग के अंतर्गत। ये तीनों अवसर जो है इंक्लूड होते हैं, तो आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर 38 में क्या दिया हुआ है, IFC प्रतिमान। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ICF मॉडल जो है आपका यहाँ पर समावेशी शिक्षा से रिलेटेड हो गया, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आपका इसमें दिया हुआ है कि कौन से घटक पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आपका क्रियाकलाप है भागीदारी, चिकित्सक के वर्गीकरण, या फिर आपका चिकित्सक का परामर्श, या फिर आपका मनोचिकित्सक का परामर्श। तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, आपका एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेशन। तो आपका कार्यकलाप एवं भागीदारी ही इस पर जो है घटक निर्धारित करता है। आपका ICF मॉडल जो है आपका इसी चीज़ पर बेस्ड है, एक्टिविटी तथा पार्टिसिपेट के। ठीक है, तो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं। आपका यहाँ पर 39 में दिया हुआ है आपका यहाँ पर RPWD अधिनियम आपका 2016। आपको ये भी याद रखना है कौन सा अधिनियम 2016 में आया था। ठीक है, इससे पहले भी एक बार आ चुका है। आप मुझे बताओगे आपका RPW एक्ट जो है पहले किस सन में आया था। तो इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से आपका निष्पक्षता की कितनी कोटियाँ जो है इसमें शामिल की गई है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आपका टेट वगैरह में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 21। आपको 21 करके याद रखना है। पहले कितनी थी आपकी 7 थी, लेकिन फिर आपके बढ़ाकर 21 इसमें कर दी गई है। तो पहले आपके किस एक्ट में 7 थी, आप वो मुझे कमेंट करके बताओगे। तो यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 21। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं आपके 40 पर। इसमें आपका सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े परिवार या फिर पृष्ठभूमि से संबंधित एक बच्चा अपने विद्यालय में प्रवेश लेता है। तो यहाँ पर क्या एक बच्चा जो है आपके विद्यालय में यहाँ पर प्रवेश ले रहा है। इसमें आपका प्राध्यापक या फिर आपका प्राध्यापिका के नाते उसके साथ निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार आप करेंगे। तो यहाँ पर है सबसे फर्स्ट, उसे उस कक्षा में रखेंगे जिसमें आपके सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े छात्रों की संख्या अधिक है। तो ये तो कोई आपका सेंस नहीं हुआ कि बच्चों को आप उसी कक्षा में रखोगे जिसमें पिछड़े छात्रों की संख्या ज़्यादा है। तो ये तो गलत हो गई, ये तो आप यहाँ पर भेदभाव कर रहे हो।
चीज़ें आपके यहाँ पर गलत है। एज ए टीचर आप नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। अध्यापक को बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की अधिक जानकारी प्राप्त करने को कहेंगे, तो ये भी चीज़ें आपकी गलत है, क्योंकि ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। आप उन्हें जानकारी प्रदान करने को दोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उनके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति आप जानकारी प्रदान करने के लिए बच्चों को कहोगे कि नहीं तुम्हें तो यही करना है, यही चीज़ें देखो, तो ये भी गलत हो गई। आपको उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे, किंतु उसे विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके शिक्षण हेतु विशेष प्रबंध करेंगे। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि हम बच्चों को तो सामान्य कक्षा में रखेंगे, लेकिन उसकी विशेष नीड, जो कि उसकी स्पेशल नीड है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या करेंगे, हम टीचिंग करेंगे, शिक्षण के यहाँ पर प्रावधान कराएंगे। तो आपका यहाँ पर जो है थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ भी आपका गलत है कि तो यहाँ पर आपका जो थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, फोर्थ भी आपका यहाँ पर गलत दे रखा है। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर 41 में क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है। तो इसमें है आपका सबसे पहले, सामाजिक परिवर्तन एक स्थानीय परिघटना है। ठीक है, आगे चलते हैं, सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान रहती है। सामाजिक परिवर्तन में अत्यावश्यक नियम के रूप में घटित होता है। सामाजिक परिवर्तन की एक निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं है। सामाजिक परिवर्तन एक वैश्विक परिघटना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, इन्होंने ABC इस तरीके से दिया। तो पहले क्या होगी, आपकी स्थानीय परिघटना है, तो ये तो चीज़ें गलत हो गई। उन्होंने आपसे नहीं पूछा था कौन सा कथन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा, आप ये कह सकते हो कि इसकी गति एक समान रहती है। सामाजिक परिवर्तन कभी भी आपके एक समान नहीं रहते, तो जिसमें भी बी ऑप्शन है वही आपका सही हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट हो जाएंगे, लेकिन आपका जो इसमें बिल्कुल सही है ए और बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी जो है आपके यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखे हैं, तो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं आपके 42 पर। 42 में क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सही है। आपको इन चीज़ का भी याद रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हो। तो इसमें नहीं, नोट वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना, ताकि आपको ये चीज़ें गलत ना हो, आप कोई भी किसी प्रकार की गलती यहाँ पर ना करें। तो यहाँ पर आपका वेद किसी विशेष पुस्तक का नाम नहीं है। चलिए, इसमें है, ईश्वर स्तुति में ऋग्वेद की रचना की गई है। वेद का शिक्षण आपका क्रम मार्ग से संबंधित है। उपनिषद को वेदांत के रूप में भी कहा जाता है। वेदांत यजुर्वेद का अंतिम भाग है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका फर्स्ट। आपका फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, आपका बी भी सही है, आपका सी भी सही है, लेकिन आपका जो है यहाँ पर ई बिल्कुल गलत है, क्योंकि यजुर्वेद वेदांत का अंतिम भाग नहीं है। ये आपका यूनिट फर्स्ट में ये सारी चीज़ें दे रखी है। तो आपके यहाँ पर स्टार्टिंग के 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर 43 में क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपसे पूछा है कौन सा कथन सही है। वैल्यू शब्द लेटिन भाषा के वेलेयर शब्द से बना है, तो ये देख लिया। चलिए आगे चलते हैं, आपका मूल्य को उसके तरीके के बारे में स्थायी विश्वास के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें चीज़ों को किया जाना चाहिए। आगे है आपका, भारतीय संविधान में अपनी उद्देशिका में स्पष्ट रूप से न्याय, सामान्य, समानता या फिर आपके बंधुत्व के मूल्य का उल्लेख किया गया है। आपका संसदीय समिति ने फरवरी आपका 1999 में आपके 5 मूल्यों की पहचान करने को कहा था। आपका सत्य, सदाचार, शांति, प्रेम, अहिंसा मूल्य के बारे में शिक्षा केवल विद्यालय के स्तर पर ही दी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपके इस प्रकार से दे रखे हैं। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ए भी आपका सही दिया है, बी भी और आपका डी भी, लेकिन जो आपका यहाँ पर दिया गया है सी भी आपका गलत है। ठीक है, और आपका ई भी गलत है, क्योंकि एक तो यहाँ पर केवल आ गया, तो सीधा का सीधा आपको समझ में आ गया, ई तो आपका होगा नहीं, तो ना तो आपको यहाँ पर फोर्थ होना था। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं आपका यहाँ पर सी में क्या दिया है, एल्बम में सिर्फ इन्हीं शब्दों का उल्लेख किया गया है, तो ये भी चीज़ें गलत है। तो इसी वजह से ना तो आपका सी होगा, ना फिर आपका ई। तो आपका ए बी डी जो है बिल्कुल सही हो गया। आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका 44 में आपका क्या दिया हुआ है, इसमें है आपका यहाँ है आपका माइकल स्पेनिस के अनुसार निम्नलिखित में से आपका यहाँ पर संकेतन सिद्धांत, आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थ्योरी आपकी बनती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना और इस थ्योरी को अपनी क्लियर करके रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका कई बार बना है, तो इस बार भी बनने की संभावना है। कि कौन सी आपकी पूर्व धारणा है सत्य है। पहला क्या है आपका, लोगों में उत्पादकता के मामले विभिन्नता होती है। उत्पादकता पूरी तरह से विशिष्ट, व्यक्ति विशिष्ट होती है। लोग अपनी उत्पादकता नहीं जानते, लेकिन इसकी नियोक्ता जानते हैं। विद्यालय शिक्षा में विभिन्न स्तरों के अवलोकन बिना किसी लागत किया जा सकता है। व्यक्ति की उत्पादकता उसके शिक्षक को प्रभावित करती है।
तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे, आपका इसमें जो बिल्कुल सही हो जाएगा ए, बी और डी। आपका ना तो सी सही होगा और ना ही आपका ई सही होगा। तो सी में क्या था आपका नहीं जानते, तो ये भी नहीं कह सकते, और सिर्फ उसकी शिक्षा को प्रभावित करती है, तो ये भी चीज़ें आपकी गलत है। तो इस वजह से जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर 45 यहाँ पर आपका 45, तो फिर से जो है आपके यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखते हैं इसमें आपका क्या है। शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका 2020-2020 में निम्नलिखित प्रस्ताव दिए गए थे। कौन से यहाँ पर आपके प्रस्ताव दिए गए थे? तो सबसे पहला है यहाँ पर शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, या फिर आपके प्रति वर्ष 20 घंटे सतत व्यावसायिक विकास, या फिर आपका मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय मिशन, या फिर आपके शिक्षकों की क्षैतिज गतिशीलता, आपके 4 वर्षों में शिक्षक के कार्यक्रम। तो इसमें जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए, सी और आपका ई। इसमें क्या था आपका, एक तो ये आपका ये कहा गया था कि आपके राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक बिल्कुल सही है, दूसरा आपके मार्गदर्शन के राष्ट्रीय मिशन भी चलाया गया, और 4 वर्षों के लिए आपका यहाँ पर शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया गया, क्योंकि जैसे कि आपने डीएलएड देखा होगा, बीटीसी, ये सब क्या है आपके यहाँ पर शिक्षा कार्यक्रम जो आपके इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर 46 है। 46 में क्या है आपका, परामर्श का वितरण चरण जो है व्यक्ति की किन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है? सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक, संवेदनात्मक, या फिर आपका व्यावसायिक। तो इसमें है आपका ऑप्शन, इसमें ए, बी, या फिर आपका बी, डी, ए सही है। तो इस प्रकार से ये आपके ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा, उसमें था आपका शैक्षिक भी बिल्कुल सही है, इसमें है आपका बिल्कुल शैक्षिक भी चीज़ें सही दे रखी है, साथ ही साथ आपका व्यावसायिक भी, और आपका ई जो है इसमें ये भी बिल्कुल चीज़ें सही दे रखी है। ये क्वेश्चन जो है बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे व्यावसायिक भी ये है और आपका व्यावसायिक 2 बार ये चीज़ें इन्होंने इंक्लूड कर दे रखी है। तो इसमें जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें आपका सामाजिक जो हम व्यक्तिगत की समस्याओं पर निर्धारित नहीं करते, ठीक है, और आपका संवेदात्मक भी नहीं, लेकिन आपका शैक्षिक ये सब जो है आपके परामर्श में आता है, ठीक है। मार्गदर्शन और परामर्श आपके 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो आप जाकर प्रीवियस वीडियोस देख लेना, इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, तो उसमें चीज़ें हमने समझी थी। अब बात करते हैं इसमें आपका क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग। आपका यहाँ पर है ग्राहक केंद्रित परामर्श, यह परिकल्पना करता है मानव तर्कसंगत है, आत्म केंद्रित है, सामाजिक है, सृजनात्मकता है, अग्रगामी है। तो इसमें जो है आपके ऑप्शन, इसमें जो है आपका यूजीसी नेट ने 2 ऑप्शन आपके इसमें सही दिए थे। जो भी इनके ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें आपका इन्होंने सेकंड भी सही माना था, और साथ ही साथ इन्होंने आपका फोर्थ भी सही माना था, क्योंकि इन्होंने दोनों में आपके सेम ही चीज़ें दे रखी थी। यहाँ पर आपका डी, ई कर दिया था, और यहाँ पर ई और डी कर दिया था। तो आपकी जो आंसर की आई थी उसमें आपका इसमें सेकंड भी सही था और आपका फोर्थ भी सही था। तो इसी प्रकार से जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होगे आपका तर्क संगत भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसमें जो आपका यहाँ पर सही क्रम में लगाने को कहा था, तो सबसे पहले आपका तर्क संगत आ जाएगा, इसके बाद आपका सामाजिक आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पर आग्रामी लगा देते हो या फिर आप यहाँ पर लगा देते हो सृजनात्मकता, तो वो भी चीज़ें सही थी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर यूजीसी नेट ने 2 आंसर आपके प्रोवाइड किए थे। तो आप ध्यान रख लेना कि अगर इस प्रकार से आता है तो आप ये भी लगा सकते हो और वो भी लगा सकते हो। तो इसमें है आपका यहाँ पर 48 पर चलते हैं आपका। यहाँ पर आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दोबारा से यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछ ले। मैंने आपको बताया ये दोनों आपकी एजुकेशन पॉलिसी जो है बिल्कुल याद रखनी है, 1986 की भी और ये आपके 2020 की भी, क्योंकि ये तो आपके यहाँ पर जून में पूछी गई है और ये आपके दिसंबर में भर भर कर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो याद रखना जब यहाँ पर आपकी अब इस बार जो आपके चांस है 2020 से ज़्यादा दे, क्योंकि इस तरीके से देखा जाए पहले 2020 के बारे में दे दिया और अब की बार जो है यहाँ पर 1986 के में, तो अब दोबारा से रिपीट होकर दे सकते हैं आपके इनमें से कोई सी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग में निम्नलिखित में से कौन सा अंग सम्मिलित है? तो कौन? उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, व्यावसायिक मानक सेटिंग निकाय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद, आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, या फिर आपका राष्ट्रीय प्रत्ययन यहाँ पर परिषद। तो इस प्रकार के यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन जो है आपके दे रखे हैं।
तो ये ऑप्शन थे आपके इसमें। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ए भी आपका सही दिया हुआ है, सी भी आपका और ई भी। ये तीनों चीज़ें जो है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंग में सम्मिलित की गई है। तो इसमें जो है आपका ए भी सही है। उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद भी, साथ ही साथ आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद भी और आपका राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, जिसे आप नैक वगैरह बोल सकते हो। तो इस वजह से जो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर 49 में है आपका यहाँ पर शिक्षण व्यवसाय की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पर है आपका इसमें अनिवार्य बौद्धिक क्रियाकलाप सम्मिलित रहता है। यह व्यवहार को अपरिष्कृत सामग्री के रूप में रूपांतरित करता है। यह स्व संगठन की ओर प्रवृत्त करता है। यह स्वायत्तता के संदर्भ में अधिक चिंतित नहीं होता। इसके एक सामान्य आचार संहिता है। तो इसमें आपके इस प्रकार से ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इसमें आपका यहाँ पर ए हो गया, सी हो गया और आपका यहाँ पर ई जो है बिल्कुल सही दे रखा है। तो इसमें है आपका यहाँ पर बौद्धिक क्रियाकलाप को भी सम्मिलित किया गया है आपके स्व संगठन की ओर भी, और साथ ही साथ सब में जो है एक समान आचार संहिता जो है लागू की जाएगी। ये चिंतन वगैरह जो था आपका नेगेटिव था, तो ये तो आपका ऐसे ही कट हो जाता। तो आगे चलते आपका 50, इसमें आपका करिकुलम से रिलेटेड यहाँ पर रोनाल्ड टोल पाठ्यचर्या विकास के लिए जो इन्होंने यहाँ पर अपना मॉडल दिया था, निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान कीजिए। बौद्धिक था लक्ष्य या फिर सामाजिक व्यक्तिगत लक्ष्य दिया गया था, या फिर आपका उत्पादक लक्ष्य, या फिर आपका सौंदर्य शास्त्रीय लक्ष्य, या फिर आपका आध्यात्मिक लक्ष्य। इसमें चलते हैं आपका यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट, क्योंकि इन्होंने आपके तीनों ही चीज़ें दी थी, बौद्धिक भी दी थी, सामाजिक व्यक्ति भी और उत्पादक। ये दोनों चीज़ों के बारे में इन्होंने बात नहीं की थी। तो इस वजह से जो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमने आज जो है आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये आगे जो है आपके यहाँ पर 51 से लेकर हम आपके अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने आपके पूरे 25 क्वेश्चन देख लिए, और जो आपको आंसर बताया गया है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि आपकी यूजीसी नेट ने आंसर की प्रोवाइड की थी, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताए गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर को करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आते हैं, तरीके भी देखने को मिलते हैं किस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम कराया जाता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले पार्ट के साथ। तो कोई भी नया जुड़ो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपका यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई भी आपकी अपडेट आती है, आपको टेलीग्राम चैनल पर नोटिस सारी चीज़ें जो है आपको शेयर कर दी जाती है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।